नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का माजी शाह एजुकेशन पर। स्टार्ट करते हैं 11th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री की क्लास। और आज अपने को पढ़ना है वर्ग 15 नाइट्रोजन परिवार। वर्ग 15 नाइट्रोजन परिवार। जो एस एंड पी ब्लॉक अपन चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें अपन ने एस ब्लॉक कंप्लीट करने के बाद पी ब्लॉक स्टार्ट किया था। पी ब्लॉक में अपन ने पी ब्लॉक आपको पता है वर्ग 13 से वर्ग 18 तक होता है। कहां से कहां तक? पर वर्ग 13 से वर्ग 18 तक आपका क्या है? पी ब्लॉक है। इसके अंदर जो जो समूह 13 है, वर्ग 13 है या फिर ग्रुप इंग्लिश में बोलो, वो है। तो उसमें जो 13 नंबर का है वो कौन सा है? बोरॉन परिवार है। बैंगन, आलू, गाजर, थेला। एंड जो 14 नंबर था वो क्या था? आपने कार्बन परिवार, काशी गए संत प्रभु। अब बात आती है वर्ग 15 किसकी? नाइट्रोजन परिवार की। किसकी बात आती है? नाइट्रोजन परिवार, वर्ग 15। आपको पता है अपने आवर्त सारणी में यही चीज है भाई, 7 आवर्त है। ठीक है, आवर्त सारणी भी है ना, 7 आवर्त है। ये वाले कितने? 7 और ये वाले कितने? 18। क्या है? ग्रुप है, समूह या वर्ग। बात क्लियर? आवर्त या इंग्लिश में बोलो तो पीरियड। तो इसमें अपन बात करेंगे वर्ग 15 की। तो वर्ग 15 को बोलते हैं अपन नाइट्रोजन परिवार, क्योंकि इसका जो पहला सदस्य है वो क्या? नाइट्रोजन है। पहला सदस्य क्या है? नाइट्रोजन है, इसलिए इसको बोलते हैं नाइट्रोजन परिवार। जिस प्रकार अपन वर्ग 14 को क्या बोलते थे? कार्बन परिवार। वर्ग 13 को बोरॉन परिवार, क्योंकि उनका पहला सदस्य बोरॉन था, उसका पहला सदस्य कार्बन था। क्लियर? अब नाइट्रोजन आपको बता इस समूह का क्या है? समूह 15 का प्रथम सदस्य है। नाइट्रोजन समूह 15 का क्या है? प्रथम सदस्य, पहला सदस्य है। ठीक है। इस वर्ग ग्रुप में कुल 5 तत्व है। कुल कितने हैं? 5 तत्व। वो 5 तत्व कौन कौन से हैं? नेहा, पूजा, असलम, सब भिखारी। नेहा, पूजा, असलम, सब भिखारी। कोई नेहा हो, पूजा हो, असलम भाई कोई हो तो गुस्सा मत होना। ठीक है, ये समझने के लिए चीजें, याद रखने के लिए, ताकि आसानी से अपने को याद हो जाए। ठीक है, तो नेहा ऐसे, मतलब ऊपर से नीचे तक ऐसे, नेहा, पूजा, असलम, सब भिखारी। ठीक है, या फिर आप किसी को कोई ऐसा भी लिखता है, नेहा, पूजा, असलम, सब बीमार। सब बीमार, ये भी है, ये भी एक मतलब एक याद करने की ट्रिक हो सकती है। ठीक है, सब बीमार, ये भी आप लिख सकते हो। बात क्लियर? जैसा आपको माइंड में लगे वैसे, लेकिन ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, नेहा, पूजा, असलम, सब भिखारी। ठीक है, तो वो थोड़ा माइंड में सेट हो जाता है चीजें। बाकी जो भी हो याद रखना जरूरी है। आप चाहो तो अपनी खुद की ट्रिक भी बना सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो एन यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑर्सेनिक, ठीक है, एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक, इस समूह के तत्वों को क्या बोलते हैं? निकोजन कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? निकोजन। इन जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस वगैरह, ये जो फैमिली है नाइट्रोजन परिवार को बोलते हैं निकोजन। आगे ऑक्सीजन फैमिली आएगी जिसको बोलेगी चेलकोजन। फिर आएगा हेलोजन। ठीक है ना? हाँ, फिर कल 12 एंटी FCl, Br, वो वाला। ठीक है, तो इसको बोलते हैं निकोजन। इस परिवार को क्या बोलते हैं? निकोजन। इसके जो तत्व है इनको बोलते हैं निकोजन। और ये कौन सा हुआ? नाइट्रोजन परिवार। बात क्लियर? चलिए बढ़ते आगे। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें। अपन जब भी कुछ भी पढ़ते हैं, एस ब्लॉक पढ़ाओ, पी ब्लॉक पढ़ाओ, सभी का अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा था। तो इसका अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखे अपन, तो देखो मैंने पहले बताया था कि अपना जो पी ब्लॉक है, उस पी ब्लॉक वाले का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कैसा है? NH2NP। ऐसा है, कैसा है? NH2NP 1 से 6 समझ गए? यानी कि वर्ग 13 से 18 तक है, तो वर्ग 13 के लिए 1 आएगा, वर्ग 14 के लिए 2NP2, वर्ग 15 के लिए NP3 आएगा, वर्ग 15 के लिए क्या आएगा? NP3, वर्ग 16 के लिए NP4 आएगा। आगे देखना, ठीक है, और फिर 5 और 6 इस प्रकार चलेगा। और जैसे आप जो आपका ये तो हो गया इस, अब इस आवर्त में ऊपर से नीचे आओगे तो n की जगह 1 2 3 ऐसे बदलता जाएगा। देखो, तो अपने क्या है यहाँ पर, ये वर्ग कौन सा है? देखो NP 1 2 3, यानी कि वर्ग 15 है ना, तो इसमें NP3 आएगा। यानी कि इसका जो फॉर्मूला होगा आपके NH2NP3 इस प्रकार के रूप में होने वाला है। ठीक है ना? जब अपने पी ब्लॉक स्टार्ट किया तब मैंने ये सारी चीज समझा दी थी उस टाइम। ठीक है ना? अगर कोई डायरेक्टली जंप कर रहा है, डायरेक्टली वैसे जंप मत करना, ये क्लास डायरेक्ट मत देखा करो। आप पिछली क्लास से देखा करो, फिर उसके बाद आया करो, नहीं तो आपको लगेगा कि यार समझ में नहीं आ रही चीज। ठीक है, ये हो सकता है। बात क्लियर? तो देखो, अब इसमें देखोगे आप तो इन सभी के पीछे आप देखो 2H2 2P3, H2P3,
ठीक है, H2P3 सभी के पीछे जो कॉन्फ़िगरेशन वो क्या है, NH2 NP3 वाला है। और जो N का मान ऊपर से नीचे बढ़ता है, देखो N या 2 है, 3 या 4 हो गया, ठीक है, या 2 है, ये 3 है, या 4 हो गया, या 5 हो गया, या 6 हो गया। समझ गए? और वही अपन ने बात की थी, ये अपन ने जब ये चैप्टर पढ़ा था तो मैंने यही बताया था चीजें कि अपने जो P ब्लॉक है, P ब्लॉक, ये जो पूरा P ब्लॉक है, ठीक है, वर्ग 13, वर्ग 14, वर्ग 15, वर्ग 16, 17 और 18, ठीक है। ये कौन सा हुआ? बोरॉन परिवार, ये कार्बन परिवार, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, और ये नियोन वाला, ये जो नोबल गैस है। तो इनमें आप सभी में देखोगे तो एक चीज वही मैंने बताई थी, मैंने कहा इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो एक्चुअली ऐसा होगा, NH2NP1 से 6। तो इन सभी के लिए जैसे कि बी वगैरह, इनके लिए आएगा NH2NP1। इस वाले के लिए देखोगे तो NH2NP2, इसके लिए NP3, इसके लिए NP4 लास्ट में, इसके लिए NP5 और इसके लिए हो जाएगा NP6। समझ गए? और ये जो n का मान है ये ऊपर से नीचे ऐसे यहाँ रहेगा, n का मान जैसे 2 3 4 5 6 ऐसे नीचे जाओगे तो ऐसे बढ़ता जाएगा। समझ गए? ये इस प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये देख लो चीजें, समझ गए आपको? तो इसका जो, अगर अपन नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में कितने है, इसका जो एटॉमिक नंबर कितना, 7 है, तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं, तो आपको पता है वो कैसे भरेंगे, हीलियम प्लस 2s2 2p3, यानी कि मतलब आपने ये हीलियम में क्या होता है 1s2, 1s2 हीलियम का 1s2 1s2 2s2 2p3, ये 3 और 2 5 और 2 7, ये 7 भर दिए गए, ठीक है, 7 अपने भर दिए, ठीक है। अब जैसे फास्फोरस है तो इसमें कितने बढ़ने अपने को 15, तो नियोन तक 10 हो गए, नियोन तक कितने हो गए 10 हो गए, नियोन तक 10 यानी कैसे हो गए नियोन के, आपको पता है 1s2 2s2 2p6, ये किसका हो जाएगा, नियोन का हो जाएगा। फिर उसके बाद 3s2 3p3, ऐसे होता है भाई। फास्फोरस है, फास्फोरस क्या है, फास्फोरस नंबर 15 है, ठीक है, एक बेटा, फास्फोरस, जो फास्फोरस है उसका एटॉमिक नंबर क्या है 15, तो आपको 15 इलेक्ट्रॉन भरने, तो 15 इलेक्ट्रॉन भरे कैसे जाएंगे, ये नाभिक होता है, ठीक है, नाभिक में ऐसे देखो, पहले यहां पे आएंगे 1s2 1s2, इसमें 2 भर दिए गए, फिर 2s2 2p6 2s2 2p6, ये भर दिए गए कितने, ये कितने भर दिए गए अपने 10 हो गए टोटल, ठीक है। फिर आएगा तीसरा वाला, तो 3s2 3p, 5 और बढ़ने ना, तो 3p3 3p3, ठीक है। इसमें 3d भी होता है, 3d भी होता है, एक बात ध्यान रखना, इसमें 3d भी होता है, ठीक है। तो ये चीज होता है, और 3d कैसा रहेगा, रिक्त रहेगा, ये कैसा रहेगा, रिक्त रहेगा, ठीक है, क्योंकि भाई अपने पास है ही नहीं तो इसमें क्या भरेंगे, ठीक है ना। तो देखो इस प्रकार से भर जाते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ठीक है। ये हो गए कोश, ये आपके n होता है ना, n = 1 n = 2 n = 3, ठीक है, ये ऐसे होते हैं। बात क्लियर? ये सारी चीजें अपन जब पहला वाला चैप्टर पढ़ा इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, उसमें चीजें अपन समझ चुके हैं, क्लियर। तो इस प्रकार से आपकी ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, 7n, ये 15, इसी प्रकार जो ऑर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मिथ है, इनका चीजें ऐसे, ठीक। ये क्या आपने हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, चिनोन, ये क्या है नोबल गैस है, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज और है, अर्धपूरित पी कक्षक अतिरिक्त स्थायित्व प्रदान करते हैं। इनमें आप देखोगे ना तो इनमें जो पी कक्षक क्या है, अर्धपूरित है, अर्धपूरित यानी कि तो इनमें जो पी कक्षकों में भरे गए ना इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे मतलब एक 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 ऐसे भर दिया गया है, अर्धपूरित है, सेम डायरेक्शन में ऐसे ऐसे, फिर उसके बाद उनका युग्मन आरंभ होता है। तो इनमें देखो ये क्या है, अर्धपूरित विन्यास, ये क्या है, अर्धपूरित विन्यास। तो आपको पता है जो भी अर्धपूरित या पूर्णपूरित विन्यास होता है वो स्टेबल होता है, जो अर्धपूरित या पूर्णपूरित विन्यास होता है वो स्टेबल होता है। तो इसीलिए ये वाले जो है ज्यादा स्टेबल होते हैं, अर्धपूरित पी कक्षक अतिरिक्त स्थायित्व प्रदान करते हैं, समझ गए। तो ये ध्यान रखना, नाइट्रोजन परिवार को ये अर्धपूरित पी कक्षक अतिरिक्त स्थायित्व प्रदान करते हैं, क्योंकि अर्धपूरित विन्यास और पूर्णपूरित विन्यास क्या होता है, स्थायी होता है। बात क्लियर?
ठीक है, तो यहां से आपको सब कुछ चीजें मेरे ख्याल से समझ में मोटे मोटे तौर पर समझ में आ गई होगी। ठीक है, बाकी इनको अपन डीप में तो पहले पढ़ा ही था, जब अपने पहले क्लास जब पी ब्लॉक स्टार्ट किया तब भी पढ़ी थी चीजें। उसके अलावा जब अपन इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं वो बताया जब पहला चैप्टर हुआ था अपने, ठीक है, तो उसमें भी सब कुछ बता रखा है। ठीक है, वो क्लासे जरूर देखें और उसके बाद ही यहाँ पे जंप करें। ठीक है, चलो ये हो गया इलेक्ट्रॉन। इनमें कुछ भी ज्यादा आपको रटने वाला काम नहीं है, ज्यादा रटने वाला काम नहीं है। जैसे कि नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, इनमें ज्यादा रटने वाला काम नहीं है। ठीक है, ये है तो ऑर्गेनिक। अब देखो इनमें सभी में देखो ये यहाँ एक बात देखना, जैसे कि आप नाइट्रोजन के लिए देखोगे ना, नाइट्रोजन 7n, तो नाइट्रोजन में कोई भी डी कक्षक रिक्त नहीं है। अब देखो नाइट्रोजन में कोई भी डी कक्षक रिक्त नहीं है। मैं आपको एक बात बताया तो ये आगे बात आएगी अपने नाइट्रोजन का। अपना मामला कहां तक हो जाता फिनिश, 2 और यहां तक, सिर्फ यहां पर 3 भरेंगे ना, तो 2 और 2 4 और 3 7। नाइट्रोजन का ये वाला आता ही नहीं है लास्ट में। तो ये डी कक्षक कहां होते हैं, 3 वाले में, तीसरे कोष में डी कक्षक होते हैं, इसमें होते ही नहीं। तो नाइट्रोजन में रिक्त डी कक्षक नहीं है, ये बात ध्यान रखना, ये अपने आगे काम आएगा पॉइंट। ठीक है, ये चीज होगी। ये हो गया अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो अपन आराम से समझ लिए चीजें। अब देखते हैं इनके भौतिक और रासायनिक गुण। अब देखते हैं भौतिक और रासायनिक गुण। भौतिक गुण की बात करें तो भौतिक अवस्था, पहले देखते हैं भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था में आप देखोगे ना तो नाइट्रोजन गैस है, बाकी सभी ठोस है। एक बात ध्यान रखना, ये जो नेहा पूजा अचलम सब भिखारी जो नाइट्रोजन फॉस्फोरस वगैरह जो भी है, इनमें जो नाइट्रोजन यानी जो नेहा है क्या गैस है, बाकी सभी क्या ठोस है। नाइट्रोजन गैस है, बाकी सभी ठोस है। वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन होती है, ध्यान रखना। वायुमंडल में क्या है, नाइट्रोजन लगभग 78%, यानी वायुमंडल में सबसे ज्यादा कोई तत्व है तो वो क्या, नाइट्रोजन है वायुमंडल में। मैं जमीन की बात नहीं कर रहा, अर्थ में कोई और चीज है, क्योंकि नाइट्रोजन जमीन में बहुत कम होती है। अपन खुद भाई नाइट्रोजन जमीन में होती है तो पेड़ पौधों को फायदेमंद है। नाइट्रोजन क्या करती है, एक तरीके से खाद का काम करती है। ठीक है, तो नाइट्रोजन तो जमीन में चाहिए, अपन पेड़ पौधों को नाइट्रोजन देने की कोशिश करते हैं, यही करते हैं ना। ठीक है, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी है, 78% है। ठीक है, जो अपनी भूमिगत है, यहाँ पे धरातल है, वहां पे नाइट्रोजन बहुत कम है। वहां पे अगर ज्यादा हो तो अपने पेड़ पौधे बहुत अच्छे हो जाए। ठीक है, फिर अपने को ज्यादा खाद वाद डालने का काम नहीं पड़े। ठीक है ना, तो ये वायुमंडल और धरातल इन दोनों में बातें अलग, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, हाँ, ये वायुमंडल है, वायु जो पृथ्वी से ऊपर वाला जो जो पृथ्वी की सतह उससे ऊपर वाला जो एरिया है वायुमंडल, उसमें ये नाइट्रोजन 78% है। ठीक है, हाँ। फास्फोरस इस वर्ग का सबसे क्रियाशील तत्व है। इस वर्ग में जो फास्फोरस है ना, इस वर्ग का क्या सबसे क्रियाशील तत्व है, फास्फोरस। फास्फोरस इस वर्ग का सबसे क्रियाशील तत्व है, ध्यान रखना। फास्फोरस इस वर्ग का क्या है, सबसे क्रियाशील तत्व, यानी कि ये आसानी से क्रिया कर सकता है। ठीक है, बहुत ज्यादा सक्रिय है। ठीक, ये 2 पॉइंट हो गए। अब बात करते हैं परमाणु आकार या त्रिज्या की। परमाणु आकार या त्रिज्या की, तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है। ये नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई अपवाद है नहीं। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है, और ये नॉर्मली ऐसे ही होता है। जहां अपवाद हो वो बात और है, ठीक है, वहां पे अपन लिख लेते हैं, बाकी यहाँ कोई अपवाद नहीं है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाओगे तो क्या होगा, परमाणु आकार बढ़ेगा। तो यानी कि क्या होगा, कहने का मतलब ये होगा, जैसे कि नेहा पूजा असलम सब भिखारी है ना, तो आकार बढ़ेगा, यानी कि ऐसे होगा, ऐसे होगा, समझ गए। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ेगा, यानी कि नाइट्रोजन का आकार छोटा होगा, नाइट्रोजन का आकार छोटा होगा, विस्मित का बड़ा होगा। क्लियर, चलो। अब ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा में कमी आती है। अब आपने एक चीज देख लिया, पीछे ही देखा अभी, ऊपर से नीचे जा रहे हो तो आकार बढ़ रहा है, ऊपर से नीचे जा रहे हो तो आकार बढ़ रहा है। तो आपको पता है जो आयनन ऊर्जा होती है ना, आयनन ऊर्जा वो आकार के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होती है। कैसी होती है, आकार के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती, यानी कि आकार बड़ा होगा। आकार बड़ा होगा तो जो बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से दूर होगा, नाभिक से दूर होगा तो उस पर आकर्षण नाभिक द्वारा कम लगाया जाएगा, नाभिक द्वारा आकर्षण कम लगाया जाएगा तो उसको आसानी से अपन बाहर निकाल सकते हैं। और उसको अगर आसानी से बाहर निकाल सकते हैं, इसका मतलब उसकी आयनन ऊर्जा क्या है, कम है। बात क्लियर। तो आयनन ऊर्जा व्युत्क्रमानुपाती होती है आकार की, आकार बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा क्या होगी, घटेगी। तो ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा में कमी आती है। क्लियर, ये पॉइंट हो गया क्लियर। धात्विक गुण, बात करते हैं धात्विक गुण की। इस धात्विक गुण कैसे आता है,
तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ते हैं। और देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक बात समझ में भी आ रही है कि आप वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हो, वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हो तो आपकी आयनन ऊर्जा कम हो रही है। मतलब कहने का मतलब ये होगा कि जो जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है, बाहरी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन बैठा है, इसमें जो नाभिक जो आकर्षण लगा रहा है वो आकर्षण कम है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जाएगा। और जो तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन दान कर देते हैं वो क्या होते हैं, धातु होते हैं। तो जैसे जैसे नीचे जाओगे तो इनके जो इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता बढ़ रही है, यानी नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ेंगे। सिंपल सी बात ये हुई, ठीक है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ते हैं, सिंपल सी बात है, क्योंकि ये तीनों चीजें अपने को समझ में यहां से आ रही है ना भाई वर्ग में ऊपर से नीचे आकार बढ़ रहा है, आकार बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा घटेगी, और आयनन ऊर्जा घट रही है इसका मतलब धात्विक गुण बढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ, धात्विक गुण बढ़ रहा है मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है। तो देखो यहां से देखोगे तो नाइट्रोजन और जो फास्फोरस है वो क्या अधातु है। आपको जो नाइट्रोजन और जो फास्फोरस है वो क्या है, अधातु, वो क्या है, अधातु है। ऑर्सेनिक और एंटीमनी वो उपधातु है, यानी कि अधातु और धातु के बीच वाला। और जो नीचे बिस्मत है वो क्या है, धातु है, नीचे बिस्मत है वो क्या है, धातु है। समझ गए, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ऊपर से नीचे जाओगे तो ये क्या होगा, धात्विक गुण बढ़ते हैं, यानी कि अधातु से होते हुए ये धातु की तरफ बढ़ता है, उपधातु और धातु की तरफ, यानी कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, ठीक है। ये दोनों क्या है, अधातु, ये दोनों क्या है, उपधातु, और ये क्या है, धातु, ठीक है। एक पॉइंट और, अपर रूपता से संबंधित, ठीक है। नाइट्रोजन के अलावा सभी तत्व अपर रूपता प्रदर्शित करते हैं। नाइट्रोजन के अलावा क्या होता है, सभी तत्व अपर रूपता प्रदर्शित करते हैं। आप फास्फोरस के लिए देखोगे ना, तो फास्फोरस में लाल पीला सफेद फास्फोरस वो देखोगे आप, ठीक है। जब अपन फास्फोरस पढ़ेंगे आगे तो उसमें फास्फोरस के अपर रूप आएंगे। अपर रूप यानी कि एक से ज्यादा रूपों में पाया जाना, अपर रूप यानी कि एक से ज्यादा रूपों में पाया जाना, ठीक है। तो नाइट्रोजन के अलावा सभी तत्व अपर रूपता प्रदर्शित करते हैं, नाइट्रोजन अपर रूपता प्रदर्शित नहीं करता, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। एक चीज मैं आपको बता दूं नोट्स के रिगार्डिंग, नोट्स आपको मैंने जो लिखवाया है ना वही लिखना है, ठीक है। उसके अलावा मैं कोई इंपोर्टेंट पॉइंट्स बता दूं, जैसे कि ये लिखवा दिया साइड में आयनन ऊर्जा विद कोणापति वन अपन आकार, तो ये साइड में ऐसे लिख लिया करो, ठीक है, ये सफिशिएंट है। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, कहीं से भी नोट्स परचेज करके नहीं पढ़ने, आपके खुद के बनाए हुए नोट्स और इन्हीं चीजों को बार बार देखना। मैं डेफिनेटली गारंटी देता हूं इनसे बाहर कुछ नहीं रहेगा, इनसे बाहर आपके कुछ भी नहीं रहेगा। आपको आप पीडीएफ लाओगे कहीं से भी, कहीं से नोट्स परचेज करके लाओगे, कहीं से टॉपर्स के नोट लाओगे, उनसे कोई मतलब नहीं है भाई। टॉपर्स है वो, उनका अच्छा नॉलेज है, उनके नोट्स अच्छे होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन नोट्स आपके काम वो आएंगे जो आप लिखोगे, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरों के नोट्स से आपका भला नहीं हो सकता, वो आपके माइंड में ऐसे नहीं चिपक सकते, ठीक है। आप देखो क्लास, चीजों को समझो, ठीक है। और वैसे भी नोट्स में एक जीके वाली बात हो तो फिर भी चलो कि यार जीके के नोट्स है, उसमें तो फिर भी मान लिया। फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट जहां आपको समझना है चीजें, वहां नोट्स ज्यादा काम नहीं करते। चीजों को समझो, लिखो और उन्हीं चीजों को बार बार देखो और क्वेश्चन सॉल्व करो, बस यही करना है आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में, क्लियर। चलो, तो अलावा सभी तत्व अपरूपता प्रदर्शित, यानी नाइट्रोजन अपरूपता प्रदर्शित नहीं करता, क्लियर। चलो, अब बात करते हैं ऑक्सीकरण अवस्था की। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था यानी कि जो संयोजकता जो भी है, तो ये क्या करते हैं, -3 +3 और +5 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। ये क्या करते हैं, -3 +3 और +5 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। अब देखो कहने का मतलब क्या, ये सर ऐसा क्यों करते हैं, तो आपको पता हो तो ये जैसे कि यहाँ पर कुछ भी है अपने नोबल गैस वाला आता है, उसके बाद क्या आता है NH2 और NP3, ये वाला है इसकी कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें से देखो आप, ये क्या करेगा भाई, या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा और इसको क्या कर देगा, NP6 कर देगा भाई, 3 और ले लेगा, 3 ले लिया, यानी कि उसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या हुई, -3, ठीक है। 3 ले लिया तो ये 3 लेके क्या कर देगा, ये क्या कर देगा NH2 और NP6, यानी कि उत्कृष्ट गैस का स्थायी विन्यास ये प्राप्त कर लेगा। एक काम तो ये कर सकता है, दूसरा काम क्या कर सकता है, ये वाले 3 दान कर दे, ठीक है, ये वाले 3 दान कर दे तो ये हो जाएगा +3, या फिर ये हो सकता है कि ये दोनों 3 और 2 दोनों ये 5 दान कर दे तो ये हो जाएगा +5। तो इसीलिए ये क्या करते हैं, इस तरह से -3 +3 और +5 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। बात क्लियर। चलो, अब क्या होता है, नीचे जाने पर +3 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है। जैसे जैसे नीचे जाओगे ना तो
जो +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने का स्थायित्व क्या होता है, बढ़ता है। नीचे जाने पर +3 ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा होती है, ठीक है, उनका स्थायित्व बढ़ता है। जो मतलब +3 ऑक्सीकरण अवस्था में जो यौगिक बनते हैं वो ज्यादा स्थायी होते हैं, कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था है -3, नाइट्रोजन -3 प्रदर्शित करता है। क्यों? क्योंकि देखो नाइट्रोजन का आकार छोटा होता है। नाइट्रोजन क्या होता है, आकार छोटा होता है। आकार छोटा होता है तो वो सोचता है कि यार मैं इलेक्ट्रॉन दान क्यों करूं, उसके लिए दान करना मुश्किल होता है, तो वो ले ही लेता है कि लेके ही मैं उत्कृष्ट गैस का विन्यास प्राप्त कर लूं। मैं अगर 3 इलेक्ट्रॉन ले लूंगा तो मेरे np3 की जगह np6 हो जाएगा, फिर उसके बाद मेरे को उत्कृष्ट गैस का स्थायी विन्यास प्राप्त हो जाएगा। तो वो यही चाहता है, नाइट्रोजन क्या करता है, यही चाहता है कि 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए जाए। इसलिए नाइट्रोजन -3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। और अब वर्ग में नीचे जाने पर ये -3 का स्थायित्व घटता है। वर्ग में नीचे जाने पर -3 का स्थायित्व घटता है। तो ध्यान रखना ये जो +5 है, +5 कोई कोई प्रदर्शित करता है, ठीक है। मोस्टली जो इस वर्ग के तत्व है वो -3 और +3 प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि कहने का मतलब ये हुआ कि नेहा, पूजा, असलम सब भिखारी। अब ये नाइट्रोजन तो -3 दिखाता ही है, ऊपर से नीचे जाओगे तो -3 दिखाने का जो रुचि है, इनका इंटरेस्ट वो खत्म हो जाता है, ठीक है। और नीचे जाने पर इनका -3 वाला वो स्थायित्व घटता है। और आप नीचे जाओगे तो ये क्या करता है, ये +3 वाला बढ़ता है, यानी कि नीचे जाने पर +3 ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा दर्शाई जाती है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये होगा, ठीक है। तो ये जो जैसे बिस्मित है, अगर बिस्मित की बात करें तो बिस्मित क्या शो करेगा, ये +3 शो करेगा। बिस्मित क्या शो करेगा, +3 शो करेगा, -3 शो नहीं करेगा, ठीक है। -3 मोस्टली आपके नाइट्रोजन ही शो करता है, और किसी केस में फास्फोरस भी कर लेता है, ठीक है ना। तो ऊपर से नीचे जाने पर -3 का स्थायित्व घटता है, और ऊपर से नीचे जाने पर +3 का स्थायित्व बढ़ता है, ठीक है। बात क्लियर। नाइट्रोजन -3 क्यों करता है, क्योंकि नाइट्रोजन छोटा होता है, ठीक है। छोटा होता है तो उसका जो बारीक कोश का इलेक्ट्रॉन है वो दान में नहीं दिया जा सकता, नाभिक के पास होता है, अट्रैक्शन ज्यादा होता है, तो वो सोचता है कि यार क्यों नहीं मैं ले ही लूं, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और अपना स्थायित्व प्राप्त कर लेता है, तो इसलिए वो हो गया -3। बात क्लियर। चलो अब बात करते हैं कुछ रासायनिक गुण की। किसकी बात करते हैं, रासायनिक गुण की। भौतिक गुण अपन ने पढ़ लिए, अब बात हो रही है रासायनिक गुण की। हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्रेट बनाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि पहले जो हाइड्रोजन के साथ क्रिया है वो देखते हैं कि जो इस नाइट्रोजन परिवार के जो यौगिक है वो किस प्रकार से हाइड्रोजन के साथ क्रिया करते हैं। तो आपको पता है जो भी हाइड्रोजन से क्रिया करता है वो जो यौगिक बनता है उसको बोलते हैं हाइड्राइड, उसको क्या बोलते हैं, हाइड्राइड। और जो हेलोजन से क्रिया करके यौगिक बनते हैं उनको बोलते हैं हेलाइड। ये बात अपन बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन की सारिता का क्रम, जो हाइड्राइड बनते हैं, ठीक है, जो नाइट्रोजन परिवार के सदस्य है वो इन हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेंगे तो यौगिक बनाएंगे। नाइट्रोजन क्रिया करके क्या बनाएगा, NH3 बनाएगा, यानी कि ये क्या है, अमोनिया है, सभी को पता है, बहुत फेमस है, ठीक है। फिर PH3 है, ASH3, SbH3, BH3, सारी चीजें, ठीक है। तो इनकी जो सारिता का क्रम है ये ध्यान रखना, ये बहुत बार पूछ लेते चीजें, सारिता का क्रम या फिर स्थायित्व। तो ऊपर से नीचे जाओगे ना तो इनका जो सारिता का क्रम घटता है और स्थायित्व भी घटता है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि इनका जो हाइड्राइड बनते हैं उनका ऊपर से नीचे जाने पर एक तो सारिता होती है, कम होती है, और एक क्या होता है, स्थायित्व भी कम होता है। तो सबसे ज्यादा कौन सा स्थायी होगा, अमोनिया स्थायी होगा, और अमोनिया क्या होगा, सबसे ज्यादा क्षारीय होगा। कहने का मतलब ये होगा जो आपका अमोनिया है, ये अमोनिया है, ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं, अमोनिया, ठीक है। ये क्या होगा, सबसे ज्यादा क्षारीय होगा, क्षारीय होगा, क्षारीय भी होगा, सबसे ज्यादा स्थायी भी होगा, क्षारीय भी होगा, सबसे ज्यादा स्थायी भी होगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ऊपर से नीचे जाने पर स्थायित्व घटता है। और BH3 को देखोगे ना तो ये इसकी सारिता बहुत कम होगी, ठीक है, बहुत मतलब, और स्थायित्व भी बहुत कम होगा इसका। बात क्लियर। फिर आता है अपचायिक गुण। तो जो अपचायिक गुण होते हैं हमेशा इसके उल्टे होते हैं, ठीक है। अपचायिक गुण आपके ये ऊपर से नीचे जाओगे तो बढ़ेंगे, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होंगे, बढ़ेंगे आपके अपचायिक गुण। क्लियर। चलो अब बात आती है ऑक्सीजन का क्रिया, किसके साथ क्रिया, ऑक्सीजन के साथ। तो सभी तत्व दो प्रकार के ऑक्साइड E2O3 तथा E2E5 बनाते हैं सारे। तो नाइट्रोजन परिवार के सभी तत्व है ना वो दो प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। E2E की जगह क्या है, नेहा, पूजा, सब करिए, जो नाइट्रोजन परिवार के सदस्य है उनका, ठीक है। E क्या एक्चुअली में, नाइट्रोजन परिवार के तत्व, नाइट्रोजन
परिवार के तत्व, इसके ई की जगह तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी, जैसे ई की जगह नाइट्रोजन भी हो सकता है, फास्फोरस भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, तो E2O3 तथा E2O5 बनाते हैं। वर्ग में नीचे जाने पर ऑक्साइडों का अम्लीय गुण घटता है। वर्ग में नीचे जाने पर क्या होता है, इन जो ऑक्साइड बनते हैं ना, इनका अम्लीय गुण क्या होता है, घटता है। ये पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, अब आते हैं धातुओं की प्रतिक्रियाशीलता। ये धातुओं की प्रति कितनी क्रियाशील है, धातुओं से कितनी आसानी से क्रिया कर सकते हैं। ये जो सभी तत्व है जो नाइट्रोजन परिवार के हैं, सभी तत्व धातुओं के साथ क्रिया कर द्विअंगी यौगिक बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, द्विअंगी यौगिक बनाते हैं, जिनमें ये -3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। धातुओं के साथ क्रिया करने में ये क्या करते हैं, -3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। क्यों दर्शाएंगे भाई, कुछ सिंपल सी बात है, जब ये नाइट्रोजन परिवार के सदस्य धातुओं के साथ क्रिया करेंगे, ठीक है, तो ये -3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। -3 यानी कि ये 3 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, और फिर सामने वाला धातु है ना यार, वो तो देगा, उसका काम देना है, और आपके पास भी -3 ऑक्सीकरण अवस्था है लेने वाली, तो आप लो गई भाई, सामने वाला दे रहा है तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो इसलिए ये -3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। और हमेशा कोई भी चीज हो, कोई भी तत्व हो, वो हमेशा धातु के साथ क्रिया करेगा ना, तो उस खुद की ऑक्सीकरण अवस्था माइनस में ही होगी, क्योंकि वो धातु से इलेक्ट्रॉन लेगा, समझ गए। उल्टा धातु को इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, धातु को इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, ये बात समझ गया, ठीक है। तो जिनमें ये क्या करते हैं, -3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। तो जैसे कि ये कैल्शियम नाइट्राइड हुआ, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फाइड हुआ, ठीक है, सोडियम ऑर्सेनाइड हुआ, ठीक है। तो ये इस प्रकार से, ठीक। हाँ, इनमें जैसे कि ये सिंपल सी बात है, ऐसे है, Ca, इनको देखोगे ना, N Ca3N2 में क्या है, ये जो ये Ca+2 N-3, ये ऐसे होता है इनका कॉम्बिनेशन, ये मिलकर Ca3N2 Ca+2, समझ गए। हाँ, ये इस प्रकार की चीजें, ये बॉन्डिंग इनके बनती है। बात क्लियर, यदि ये 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये दो इलेक्ट्रॉन ऐसे मतलब दान में कर रहे हैं, एक शेयरिंग में चल रहा हो चीजें। चलो नेक्स्ट, अब बात करते हैं एलोजन। ये हो गया अपने धातु की प्रतिक्रियाशीलता। हाँ, ये 2 प्रकार के एलाइड बनाते हैं एलोजन। मैंने बताया जो एलोजन से क्रिया होती है वो क्या करते हैं, एलाइड। एलोजन से क्रिया करते जो यौगिक बनते हैं उनको बोलते हैं एलाइड। तो ये 2 प्रकार के एलाइड बनाते हैं, एक तो EX3 और एक EX5, समझ गए, यानी कि पेंटा एलाइड और ट्राई एलाइड। तो आपको जो नाइट्रोजन है वो पेंटा एलाइड नहीं बनाता, नाइट्रोजन इस टाइप का एलाइड नहीं बनाता है। कारण डी कक्षकों की अनुपस्थिति। मैंने आगे बताया, ध्यान रखना कि नाइट्रोजन में डी कक्षक नहीं होते, क्योंकि नाइट्रोजन का मामला कहां तक होता है, 2p मतलब दूसरे कोष तक ही है, और डी कक्षक किस में आते हैं, तीसरे कोष में आते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन में डी कक्षकों की क्या होती है, अनुपस्थिति होती है, जिस कारण ये क्या करता है, पेंटा एलाइड नहीं बनाता, ठीक है। नाइट्रोजन के अलावा सभी तत्वों के ट्राई एलाइड स्थायी होते हैं। नाइट्रोजन के जो ट्राई एलाइड होते हैं वो भी ज्यादा स्थायी नहीं होते, इनमें से सिर्फ NF3 है वही केवल स्थायी है, केवल NF3 है वही स्थायी है। यानी कुल मिला के ये समझ लो कि नाइट्रोजन इन हैलोजन से सही ढंग से क्रिया नहीं करता है, सिर्फ क्रिया करके NF3 एक यौगिक बनाता है जो एक स्थायी यौगिक है, बाकी उसके अलावा नाइट्रोजन इन हैलोजन से क्रिया नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ, तो नाइट्रोजन का कोई भी एलाइड स्थायी नहीं, सिर्फ एक ही है एलाइड NF3 वाला, वो भी कौन सा है, ट्राई एलाइड, सिर्फ सिंगल। बाकी ये पेंटा एलाइड तो बनाता ही नहीं है, कारण क्या है, डी कक्षकों की अनुपस्थिति, ठीक। चलो, अब है नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार। अपन ने पहले ही बात की थी, अपन लगातार स्टार्टिंग से ही बात करते आ रहे हैं, जो भी वर्ग पढ़ रहे हैं, कि जो वर्ग का जो पहला तत्व है वो बाकी सभी से भिन्नता शो करता है, ठीक है, बाकी सभी से अलग व्यवहार प्रदर्शित करता है। जैसे कि कार्बन परिवार में कार्बन सभी से अलग व्यवहार प्रदर्शित करता है, बोरॉन परिवार में बोरॉन करता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन इसी प्रकार वर्ग में नाइट्रोजन क्या करता है, असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करता है। क्या करता है, असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करता है, ठीक है। अब देखो, तो इसका क्या कारण है कि सर नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार क्यों है, तो एक तो है नाइट्रोजन का छोटा आकार। नाइट्रोजन का क्या होता है, छोटा आकार, अपन ने बात की नाइट्रोजन छोटा आकार है, ठीक है, तो इसलिए वो क्या है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, उच्च विद्युत ऋणता। अब देखो आकार छोटा है तो विद्युत ऋणता क्या उच्च होगी, सीधी सी बात है, ठीक है।
तो क्या है, उसकी उच्च विद्युत ऋणता होती है, उच्च आयनन ऊर्जा, उच्च विद्युत ऋणता और उच्च आयनन ऊर्जा एवं डी कक्षकों की अनुपस्थिति। ये कुछ कारण है जिसके कारण समूह के ये क्या अन्य तत्वों से भिन्न है, अन्य तत्वों से डिफरेंट टाइप का ये व्यवहार करता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीजें हैं देख लेते हैं एक बार। एक तो आपको पता है कि नाइट्रोजन गैस है जबकि दूसरे सभी सदस्य ठोस है। ठीक है, ये एक पॉइंट है। दूसरा, नाइट्रोजन एक क्या द्विपरमाणविक गैस है। जिस प्रकार आपके ऑक्सीजन द्विपरमाणविक गैस है O2, उसी प्रकार नाइट्रोजन क्या बनाता है, N2 बनाता है। ये होता है N2। ठीक है, ये क्या द्विपरमाणिक गैस है, इसको क्या बोलते हैं, द्विपरमाणिक गैस। ठीक है, दो परमाणु L2 गैस। ठीक है ना, नाइट्रोजन एक द्विपरमाणिक गैस है N2, जबकि दूसरे तत्व चतुष्परमाणविक अणुओं का निर्माण करते हैं। क्लियर। चलो, अब नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड बनते हैं, ये बता रखना। ठीक है, बाकी जो तत्व है वो तो सिर्फ क्या करते हैं, N2O3 और N2O5 ये बनाते हैं, जबकि नाइट्रोजन क्या करता है, 5 टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं, N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5। ये अपन सारे देखेंगे। अपन क्या करेंगे अगली क्लास में, नाइट्रोजन को सेपरेटली पढ़ेंगे। जिस प्रकार अपन ने कार्बन को पढ़ा सेपरेटली, उसी प्रकार नाइट्रोजन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट तत्व है, उसको एक सेपरेट क्लास में पढ़ेंगे नाइट्रोजन को। ठीक है, तो ये 5 क्या करता है, ऑक्साइड बनाता है, जबकि जो दूसरे सदस्य सिर्फ ट्राई और पेंटाऑक्साइड ये बनाते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन 5 संयोजकता नहीं दर्शाता है, जबकि दूसरे तत्व +5 संयोजकता दर्शाते हैं। भाई नाइट्रोजन यार +3 भी नहीं दर्शाता नॉर्मली। ठीक है, नॉर्मली नाइट्रोजन +3 भी नहीं दे सकता, तो +5 तो क्यों देगा यार, कहां से देगा बेचारा नाइट्रोजन। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो क्योंकि आकार उसका बहुत छोटा है, उसके लिए 3 इलेक्ट्रॉन निकाल पाना ही बहुत भारी काम है, तो +5 यानी 5 इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेगा। तो नाइट्रोजन 5 संयोजकता नहीं दर्शाता है, जबकि दूसरे तत्व +5 संयोजकता दर्शाते हैं। नाइट्रोजन संकुल नहीं बनाता है। इन सभी का कारण ये है कि इनमें डी कक्षक अनुपस्थित नहीं है। ठीक है, नाइट्रोजन संकुल नहीं बनाता जबकि दूसरे तत्व संकुल बनाते हैं। उसका कारण क्या है, इसमें डी कक्षक अनुपस्थित है, ठीक है, यानी उपस्थित नहीं है, क्योंकि जो संकुल बनते हैं उनमें डी कक्षक का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है ना, तो नाइट्रोजन संकुल नहीं बनाता जबकि दूसरे तत्व बनाते हैं। नाइट्रोजन का हैलाइड NH3 जो अमोनिया होता है उच्च क्षारीय होता है, जबकि दूसरे तत्वों का कम क्षारीय होता है। आपको पता है जो हैलाइड बनते हैं, जो हाइड्रोजन का क्रिया करके वो ऊपर से नीचे जाने पर क्षारीयता क्या होती है, घटती है। तो NH3 क्या उच्च क्षारीय है, जबकि दूसरे तत्व कम क्षारीय होते हैं। ठीक है, चलो तो यहीं पर इस क्लास को करते हैं समाप्त। अगली क्लास में पढ़ेंगे अपन सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन। एक नाइट्रोजन के ऊपर सेपरेट क्लास होगी, इसमें पूरा नाइट्रोजन पढ़ेंगे। नाइट्रोजन के 5 ये ऑक्साइड पढ़ेंगे, नाइट्रोजन के दूसरे यौगिक पढ़ेंगे, नाइट्रोजन के बारे में दूसरी कोई बात है कि नाइट्रोजन कैसे बनती है वगैरह, ये सारी चीजें अपन उस एक ही क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।